आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 253 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो तीनों तेज़ कदमों से चलते हुए बंगले के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगे। सबसे आगे तारा था, उसके पीछे वडेरा अकबर सोमरू और सबसे आखिर में वडेरे का मुसल्ला मुहाफिज। वो शख्स चौकन्ना नज़र से अपने अकब में भी देखता चला जा रहा था। मेरे ज़हन में इंटरकॉम पर सिक्योरिटी गार्ड से होने वाली गुफ्तगू ताज़ा हो गई। जब मैं उसे बाहिसियत DSP अहकाम दे रहा था तो पस मंज़िल में तारा के जुमले भी मुझे सुनाई दे रहे थे। उसने अपने मेज़बान वडेरे से कहा था, साईं हमें DSP की इजाज़त के बगैर बंगले में घुस जाना चाहिए, वरना वो शैतान यानी मैं एक मरतबा फिर हाथ से निकल जाएगा। तारा के अल्फाज से ये साबित हो गया कि वो बाजमात सिर्फ मेरी ही तलाश में इस बंगले तक पहुंचे थे, इसलिए अब वो बंगले के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गए थे। मेरी समात में मीर बख्श ने सरगोशी की, साईं ये अच्छा मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए जब तक ये तीनों मरदूद बंगले की तलाशी लेते हैं। हम बहुत दूर निकल जाएंगे। साहिल हम दोनों के दरमियान बैठी थी। मैंने उसके कंधे के ऊपर से मीर बख्श को जवाबन कहा, तजवीज़ तो तुम्हारी अच्छी लगी, लेकिन मैं यहाँ से पैदल जाने के हक में बिल्कुल नहीं। साईं हम पैदल क्यों जाएंगे? मीर बख्श ने धीमी आवाज़ में कहा। आखिर ये किस मर्ज की दवा है? बात खत्म करते उसने DSP की गाड़ी को थपका दिया। जब हम पोर्च में उसकी गाड़ी के पीछे पनाह ले रहे थे तो मेरे जहन में भी कुछ इसी किस्म का ख्याल आया था, लेकिन बाद में मुझे ये ख्याल तकनीकी एतबार से कुछ मुनासिब और काबिल अमल दिखाई नहीं दिया था। मैंने अपने ख्यालात मीर बख्श के गोश गुजार करते हुए कहा, इस गाड़ी के इस्तेमाल में दो कबातें हैं। वो क्या साईं? उसने पूछा। नंबर 1, मैंने बताया, इसकी चाबी DSP के ड्राइवर के पास है, जिसे मैंने बंगले पर निगाह रखने के लिए छत पर भेज दिया था। और एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने अपना जुमला मुकम्मल कर दिया। और थोड़ी देर पहले बंगले की छत की जानिब से हमने जो चीखें सुनी थी उनके पीछे नजर ड्राइवर की जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। मीर बख्श अपना सीना ठोंकते हुए बोला, साईं चाबी वगैरह की तो आप फिक्र ना करें, मैंने एक तवील अरसा ड्राइविंग की है और बगैर चाबी के मैं हर किस्म की गाड़ी स्टार्ट करने का हुनर जानता हूँ। इस गाड़ी को यहाँ से निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं जानता हूँ, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुम अपने फन में यकीनन माहिर होगे, मैं तुम्हारे तजर्बे को चैलेंज नहीं कर रहा, मगर मैं इस गाड़ी को ले जाने के हक में नहीं हूँ और यही दूसरी कबाहत है। मीर बख्श ने पूछा, आप इस गाड़ी के इस्तेमाल से क्यों बचना चाहते हैं? ये एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। इसमें सफर करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जल्द या बदेर DSP और उसके गार्ड को पेश आने वाले वाक़े से पर्दा उठ जाएगा। उसके बाद बड़ी शदुमत से हमें तलाश किया जाएगा और इस गाड़ी की वजह से हम बासानी घेरे में आ सकते हैं। ये बात कतन छुपी नहीं रह सकती कि हम तीनों DSP की गाड़ी में मौके से फरार हुए हैं। फिर क्या किया जाए? मीर बख्श ने तशवीशनाक लहजे में कहा। हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे यहाँ बैठे तो नहीं रह सकते। साहिल ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, यह भी तो हो सकता है हम यहाँ से इस गाड़ी में निकल जाएं और कुछ फासले पर पहुंचने के बाद इससे पीछा छुड़ाकर अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर लें। हाँ ये हो सकता है, मैंने ताइदी अंदाज में कहा, मगर इस वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मीर बख्श ने कहा, साईं आपके जहन में जो भी मंसूबा है उस पर फौरन अमल करने की जरूरत है। यहाँ ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। वहीदान तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? साहिल ने सरगोशियाना अंदाज में पूछा। मैंने बताया, मैंने बालाई मंजिल की खिड़की से बंगले के बाहर 2 जीपों को आगे पीछे रुकते देखा था, जिनमें से 6 अफराद बरामद हुए थे। एक लम्हे को रुककर मैंने वजाहत की, मेरा इशारा वडेरा अकबर सोमरू और तारा की जानिब है। मैं उनकी जीपों में से किसी एक को इस्तेमाल करने का इरादा रखता हूँ। साहिल ने कहा, फैदान अभी चंद लम्हे पहले हमने सिर्फ 3 अफराद को बंगले के अंदरूनी हिस्से की जानिब जाते देखा है, तुम बता रहे हो 2 जीपों में से 6 अफराद बरामद हुए थे। वो बोलते बोलते अचानक रुक गई। शायद उसे याद आ गया कि थोड़ी देर पहले बंगले के बाहर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड और वडेरा एंड कंपनी के मां बहन फायरिंग का तबादला हुआ था। मैंने उसकी कैफियत को भांपते हुए कहा, बंगले के गेट पर इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसके बारे में बाहर निकल कर ही सही अंदाजा हो सकता है। वैसे मेरा ख्याल है वहाँ की सूरत हाल नहायत संगीन होगी। साईं अगर बाहर वाली किसी जीप में से यहाँ से रवाना होना है तो हमें फौरन निकल जाना चाहिए। मीर बख्श ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं। मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक भी नहीं। मैंने कहा, तुम साहिल के पास रुको, मैं बाहर की पोजीशन देकर आता हूँ। मीर बख्श ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साईं वहीदान आप साहिल के पास ही रहो, मैं बाहर जाता हूँ, आपका यहाँ मौजूद रहना बहुत जरूरी है। मीर बख्श इस वक्त एक जानिसार का किरदार अदा कर रहा था। उसके बलबले को देखकर मैंने उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा और नीची आवाज में उसे ताकीद कर दी, फूंक फूंक कर कदम रखना और एहतियात का दामन खास से ना छोड़ना। उसने इस बात में सर हिलाया और अंधेरे में गेट की जानिब रेंग गया। कलाशिनकोफ उसके पास भी थी, इसलिए मैं उसकी तरफ से ज्यादा फिक्रमंद नहीं था। फैदान साहिल ने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया और मेरे पहलू से जुड़ते हुए बोली, मैं बहुत वहशत महसूस कर रही हूँ। ये तुम्हारे मुल्क में हमारे साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा, इसमें मेरे मुल्क का क्या कसूर है? हम जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं उनमें हमारे साथ यही होना चाहिए, मुल्क कोई सा भी हो। मगर ये तो तुम्हारा अपना मुल्क है, तुम्हारी अपनी धरती है। वो मुझसे मजीद चिपक गई। मैं तो समझ रही थी कि यहाँ तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। मैंने कहा, ये तुम्हारी समझ का फेर है। क्या मतलब? मतलब ये कि पाकिस्तान कोई फरिश्तों का देश नहीं है। मैंने कहा, दुनिया के हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं।
यहाँ भी यही सूरत हाल है। क्या तुम्हारे मुल्क नेपाल में तुम्हारे साथ सब अच्छा पेश आता रहा है? काठमांडू की बूद मील इबादत गाह में पेश आने वाले वाकयात को तुम भूली तो नहीं होगी। तुम्हारे घर, तुम्हारी रिहाइश गाह पर तुम्हारे माँ बाप को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उनकी लाशों को तुम्ही ने तो कश्ती में डालकर काठमांडू शहर के पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचाया था। उस बारे में तुम क्या कहोगी? सॉरी वहीदान, वो मादरत खुआना अंदाज में बोली। मैं परेशानी में एक गलत बात कह बैठी। तुम ठीक कह रहे हो, दुनिया का कोई भी मुल्क यूटोपिया नहीं है। मैंने कहा साहिल, हम इस वक्त आसाब शिकन हालात से गुजर रहे हैं। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। वो बेसख्ता मेरे हाथ को तशक्कुराना अंदाज में दबाते हुए बोली, थैंक यू वहीदान। पहले सॉरी वहीदान और अब थैंक यू वहीदान, मैंने शिकायती लहजे में कहा। वो मेरी बात की तह तक पहुंचते हुए बोली, क्या करूं, भूल जाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे याद है तुमने कहा था कि दोस्ती के दरमियान सॉरी, प्लीज, थैंक यू की जगह नहीं है। तुम भूली हो मगर बोली नहीं हो। मैंने मानी खेज अंदाज में कहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? उसने इस्तफसार किया। अब उसके लहजे में मायूसी और बेजारी की जगह फितरी शौक ने ले ली थी। एक मुस्बत और खुश आइंदा बात थी। मैं जो कुछ कहना चाहता था वो कह ना सका, क्योंकि उसी वक्त मीर बख्श वापस आ गया। मेरे करीब पहुंचते उसने हिजान खेज लहजे में कहा, साईं भाई तो पूरी 5 लाशें पड़ी हैं, यानी 2 सिक्योरिटी गार्ड की और 3 वडेरे के साथ आने वालों की। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए सवालिया नजर से मीर बख्श को देखा। वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, जी साईं। उसने इज़रारी अंदाज में इजाफा किया, और दोनों जीपें भी वहां मौजूद हैं। एक इग्निशन में चाबी भी लगी हुई है। वेरी गुड, मैंने चुटकी बजाते हुए कहा। फिर पूछा, कौन सी जीप में मौजूद है, आगे वाली में या पीछे वाली में? पीछे वाली में, उसने बताया। ये और भी अच्छी बात है, मैंने कहा। वो जीप निकालने में हमें आसानी रहेगी। मीर बख्श ने मजीद बताया, साईं वो नई नकोर पजारो है। ऑल राइट, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। हम उसी पेजारो में यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन हम एक एक करके उसमें सवार होंगे। मैंने मीर बख्श की तरफ देखते हुए कहा, पहले तुम पजेरो में पहुंचो। उसने तदब्दब के अंदाज में मुझे देखा और कहा, साईं पहले आप दोनों चले जाओ, मेरे पास क्लाशिनकोफ है, मैं आपको कवर देते हुए बाद में आऊंगा। उसकी तजवीज़ माकूल थी, इसलिए मैंने बहस तमहीज़ में वक्त बर्बाद करना मुनासिब न समझा और साहिल को बाजू से पकड़कर चलने का इशारा किया। वो मेरे साथ खींचती चली आई। खमरकू की हालत में चलते हुए बाइसगी से बंगले से बाहर आ गए। बाहर रात की तारीकी में मौत का सा सन्नाटा था। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। हम लाशों के दरमियान से बाहर एहतियातन गुजरते हुए पेजेरो के पास पहुंच गए। मैंने बड़ी सूरत से पेजेरो का अकबी दरवाजा खोलकर साहिल को अंदर बैठने का इशारा किया। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और दूसरी जानिब से घूमकर ड्राइविंग डोर के पास आ गया। फिर आवाज पैदा किए बगैर मैं दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने दरवाजों को खोलते और बंद करते हुए इस बात का खास ख्याल रखा था कि एक जरा सी आवाज भी पैदा ना होने पाए। हमारे हक में सबसे मुफीद बात यह थी कि पेजेरो के दरवाजे लॉक नहीं थे। आने वालों ने दरवाजे लॉक करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। वो तो अपनी दानिश में मुझे चश्मे ज़दन में वहां से अपने साथ ले जाने वाले थे। उन्होंने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा कि बंगले पर इस किस्म के हालात पेश आ सकते हैं। तारा एंड कंपनी मुझे हासिल करने के लिए इस कदर बेकरार थे कि अपने साथियों की लाशें वहीं छोड़कर वो दंदनाते हुए बंगले में घुस गए थे। जब तक मैं कार पोर्च में मौजूद था, मैंने बंगले के अंदर से उठा पटक की आवाजें सुनी थी। आने वाले हमारी तलाश में दीवाने थे। ज़रीम मंजिल पर जब उन्हें अपने मकसद में नाकामी हुई तो वो बालाई मंजिल की जानिब चले गए थे। बेसाल के साथ जब बंगले से निकल रहा था तो मैंने उनके कदमों की आवाजें नीचे से ऊपर जाते वाज़े तौर पर सुनी थी। मैं पेजेरो की ड्राइविंग सीट पर बैठा बड़ी बेचैनी से मीर बख्श का इंतजार कर रहा था। मैंने उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा नीमवा कर रखा था। मेरी ख्वाहिश थी कि वो तारा एंड कंपनी के ऊपर पहुंचने से पहले पेजेरो में पहुंच जाए। वो लोग ऊपर पहुंच जाते तो हम बासानी उनकी नजरों में आ सकते थे। मैंने उन लोगों को कमरे की खिड़की से देखा, वो हमें देख सकते थे। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मीर बख्श चारों जानिब चौकन्ना नजर से देखते हुए पेजेरो के नजदीक आ गया। क्लाशनकोव को उसने बिल्कुल रेडी अंदाज में थाम रखा था। जरूरत पड़ने पर वो पलक झपकने में एक खौफनाक ब्रेस्ट फायर कर सकता था। मीर बख्श ने पेजेरो में दाखिल होने के लिए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि बंगले के अंदर फायरिंग होने लगी। गोलियों की आवाज बता रही थी कि वो किसी क्लाशनकोव से फायरिंग की गई है। मीर बख्श ने तशवीशनाक नजर से बंगले की तरफ देखा और उचक कर पेजेरो में सवार हो गया। उसी वक्त बंगले के अंदर क्लाशनकोव की फायरिंग के जवाब में फायरिंग होने लगी। इस दो तरफा फायरिंग से लगता था तारा एंड कंपनी के खिलाफ मुजाहमत पेश की जा रही है। मैंने फायरिंग की आवाज से फायदा उठाया और नई नवेली पेजेरो को स्टार्ट कर दिया। गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड थी, इसलिए उसका इंजन बड़ी सुबह खरामी से बेदार हो गया। मैंने जीप को बैक करने के लिए रिवर्स गियर में डाला और साहिल की तरफ देखते हुए कहा, वो रिवॉल्वर कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? मेरे हाथ में, उसने कहा। मैंने कहा, जरा देना इधर। तुम क्या करना चाहते हो वहीदान? उसने पूछा। मैं जो भी करने का इरादा रखता हूँ तुम्हारी नजर के सामने ही करूंगा। मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर लेते हुए कहा, तुम तवज्जो से देखती जाओ। वो रिवॉल्वर मेरी जानिब मुंतकिल करने के बाद उलझन ज़दा नजर से मुझे देखने लगी। इस वक्त मैंने मीर बख्श के चेहरे पर भी तसब्बुब के आसार देखे। मैंने डीएसपी वाला रिवॉल्वर हाथ में लेने के बाद उसकी नाल का रुख अपने सामने खड़ी दूसरी जीप की तरफ कर दिया। फिर नहायत महारत के साथ इशारिया 3-2 कैलिबर की 2 गोलियां जीप के पिछले टायरों में महफूज कर दी। हवा खारिज होने की मखसूस आवाज के साथ दोनों तरफ के टायर फ्लैट हो गए।
मेरे सीने से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई है। वो लोग फौरी तौर पर इस जीप की मदद से हमारा ताकुम नहीं कर सकते थे। जब तक वो टायर तब्दील करके ऐसे किसी इरादे पर अमल करने की पोजीशन में आते, हम वहां से मीलों दूर निकल चुके होते। अब वहां एक सेकंड भी रुकना खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने रिवाल्वर वापस साहिल को दे दिया और पेजेरो को रिवर्स गियर में चलाते हुए बाकायदा रास्ते पर ले आया। उसी वक्त मैंने बंगले की छत पर किसी इंसानी हेवले को चकराते देखा। तारीकी के बायस उसे पहचानना मुश्किल था, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी आवाज ने मुझे बता दिया कि वो शैतान का बरादर खुद तारा था। वो चीखकर अपने साथी को पुकार रहा था, कलाशिनकोव लेकिन फौरन इधर आओ, वो फरार हो रहे हैं। अगले ही लम्हे छत पर कलाशिनकोव बरदार इंसानी हिवला नमूदार हुआ। फिर तारा की हिदायत पर उसने कलाशिनकोव से हम पर फायरिंग शुरू कर दी। तारा की आवाज और अहकाम सुनते ही मीर बख्श भी अपनी कलाशिनकोव का रुख पेजारो की खुली हुई खिड़की में से बंगले की छत की जानिब कर चुका था। जवाबन इसने भी फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान मैं एक लम्हे के लिए भी अपने फर्ज से गाफिल नहीं हुआ था। मैंने नायत एहतियात के साथ पेजारो को महफूज फासले पर पहुंचाने के बाद गियर तब्दील किया और एक झटके से उसे आगे बढ़ाते हुए एक्सीलरेटर पर पाँव का दबाव बढ़ा दिया। बंगले की छत से बरसाई जाने वाली गोलियों में से एक भी हमें या पेजेरो की बाड़ी में नहीं लगी थी। अलबत्ता हमें आर्दी आड़ फराम करने वाली दूसरी जीप इस फायरिंग की जद में आ गई थी। उसकी बाड़ी में मुतअद्दिद सुराख बन गए थे। मैं उसके टायरों को ब्रेस्ट करके पहले ही बेकार कर चुका था, अब वो बेकार तर हो गई थी। जब हम काफी दूर निकल आए तो मीर बख्श ने कहा, साईं आपने दूसरी गाड़ी को बेकार करके बहुत अच्छा किया, अब तारा वगैरह हमारा पीछा नहीं कर सकेंगे। शुक्र है उन जानवी लोगों से पीछा तो छूटा। साहिल ने सुख की सांस लेते हुए कहा। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए मीर बख्श से कहा, मैंने जो कुछ किया है वो अलहद जरूरी था। हम उसी सूरत में खुद को ज्यादा महफूज रख सकते हैं कि वो हमारा ताकुम ना कर पाए। मीर बख्श ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं साईं, लेकिन बंगले के पोर्च में डीएसपी की गाड़ी भी मौजूद है। वो हम तक पहुंचने के लिए उस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। मैंने पेजेरो की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, वो इस गाड़ी के अलावा एक और भी नहायत ही अहम शय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या शय साईं? मीर बख्श ने चौंकते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। साहिल भी पूरी तवज्जो से हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। उसने तजस्सुस से लबरेज लहजे में कहा, वैतान बात को तोड़ तोड़ कर सनसनीखेज अंदाज में क्यों बता रहे हो? सीधी तरह बताओ तुम किस चीज के इस्तेमाल का जिक्र कर रहे हो। मैंने कहा, तुम लोगों को बालाई मंजिल पर जाने का इत्तफाक नहीं हुआ ना, इसलिए तुम नहीं जानते कि वहाँ की सबसे अहम चीज क्या है। हालांकि उसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारे जहन उस तरफ नहीं जा सकते। प्लीज वैतान और सस्पेंस पैदा ना करो, तुम मुझे जासूसी पर उकसा रहे हो। साहिल ने शौकी से कहा, इस सरगजिश को उलझन से पाकीज़ा ही रहने दो। मीर बख्श संजीदगी से बोला, साईं आप किसी अहम चीज के बारे में बता रहे थे। मैंने एक्सीलरेटर पर पाँव का दबाव मजीद बढ़ाते हुए कहा, बालाई मंजिल पर डीएसपी वाले कमरे में टेलीफोन मौजूद है। तारा वडीरा अकबर सुमरू टेलीफोन का इस्तेमाल करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मीर बख्श ने विंड स्क्रीन के पार गहरे अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखा। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी की परछाइयां उभर आईं। मैंने उससे पूछा, क्या बात है मीर बख्श, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? साईं इस वक्त हमारी गाड़ी का रुख शादी पुली से अगदरी की जानिब है। मीर बख्श ने तशवीशनाक लहजे में बताया, ये वही सड़क है जिस पर सफर करके हम शादी पुली पहुंचे थे। तो फिर? मैंने उलझे लहजे में इस्तफसार किया। वरना हम दोबारा उमरकोट पहुंच जाएंगे। मीर बख्श ने कहा, टेलीफोन वाली बात के पेश नजर हमारा उमरकोट की तरफ जाना किसी भी तौर मुनासिब नहीं होगा। मैंने कहा, तुम्हारी तशवीश बजा है, लेकिन हम इस सड़क की मुखालिफ समत में भी तो सफर जारी नहीं रख सकते ना। इधर शादीपुरी और मीरपुर खास की दरमियानी सरहद है, जहां पुलिस वालों ने खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए नाका लगाया हुआ है। डीएसपी ने मुझे बताया था कि थाना इंचार्ज शादीपुरी को उसने बंगले की जानिब रवाना होने से पहले नाके की तरफ भेज दिया था। हम बड़ी मुश्किल से तो उन लोगों के चुंगल से निकलने में कामयाब हुए हैं। अगर दोबारा उस मोटी तोंद वाले थानेदार के हत्थे चढ़ गए तो वो अगली पिछली सारी कसर निकाल देगा। जब उसे पता चलेगा कि हमने उसके आला अफीसर मोहतरम डीएसपी के साथ क्या सलूक किया है तो वो हमारा अशर बुरा कर देगा। वैतान तुम ख्वाब मुख्वाब बहुत दूर तक सोच रहे हो। साहिल ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। मैंने उसकी जानिब देखे बगैर कहा, तुम क्या कहना चाह रही हो? वो बोली, वैतान तुमने बताया डीएसपी और उसके गार्ड को अंटा गफील करने के बाद तुमने उसके कमरे को बंद करके कुंडी लगा दी थी। वडीरा अकबर सुमरू या तारा को कैसे पता चलेगा कि उस कमरे में कोई टेलीफोन सेट भी रखा हुआ है? फिर उस कमरे में तो अंधेरा भी है। कमरे के अंधेरे को ट्यूब लाइट का बटन ऑन करके दूर किया जा सकता है। मैंने कहा, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मीर बख्श ने मेरे कलाम के दूसरे जुमले पर गौर किए बगैर पूछा, साईं अगर वो लोग डीएसपी वाले कमरे में दाखिल हो गए तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? वहां तो डीएसपी और उसका गार्ड बेहोश पड़े हैं। मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मेरा अंदाजा है कि वो न सिर्फ कमरे में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं, बल्कि वहाँ उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा है। मैं कुछ समझा नहीं साईं। मीर बख्श के अंदाज में उलझन थी। मैंने वजाहत करते हुए कहा, जब हम पेजेरो में बैठकर वहां से निकल रहे थे तो तुमने बंगले के अंदर फायरिंग की आवाजें सुनी थी। उन दोनों ने इस बात में जवाब दिया। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और ये बात तुम लोगों ने भी महसूस की होगी कि वो दो तरफा फायरिंग थी। इससे जाहिर होता है कि तारा एंड कंपनी के जवाब में कोई फायरिंग कर रहा था, या फिर तारा एंड कंपनी ने किसी की फायरिंग के जवाब में फायरिंग की थी।
मैंने जरा तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, बंगले में तारा वगैरह की मुजाहमत करने वाला सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है। मेरे उस ड्रामाई जुमले के इख्तिताम पर साहिल ने फौरन पूछा, कौन शख्स है वो? डीएसपी का बॉडीगार्ड, मैंने बताया। तो मगर तुमने तो बताया था वो वहाँ बेहोश पड़ा था, साहिल ने कहा। बीरबख्श बोला, हाँ साईं, बात कुछ समझ में नहीं आई, मैंने इम्कानात की बात की है, मैंने कहा। इस वक्त बाहर से आने वालों की मुजाहमत करने के लिए बंगले में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसके पास हथियार मौजूद है, यानी डीएसपी का बॉडीगार्ड। उसकी नई नवेली कलाशनकोव वहीं कमरे में पड़ी थी। हो सकता है जब बाहर से आने वाले उसके कमरे में पहुंचे हों तो गार्ड को होश आ चुका हो और उसने अपनी गन से उन पर फायरिंग कर दी हो। मैंने एक लम्हे को रुककर मजीद कहा, डीएसपी का रिवाल्वर इस वक्त साहिल के हाथ में है। एएसआई अब्दुल रजाक से छीनी हुई कलाशनकोव तुम्हारे पास मौजूद है। मैंने मीरबख्श की तरफ इशारा किया और कहा, बंगले के दोनों मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड की लाशें तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। मैंने जिन 3 अफराद को बहसीयत डीएसपी बंगले की छत पर निगरानी का फर्ज सौंपा था वो तीनों गैर मुसल्लह थे और फिर उनकी चीखों की आवाजें हमने सुनी थी जब बंगले से बाहर से उन पर कलाशनकोव का ब्रेस्ट मारा गया था। उनमें से अगर कोई जिंदा बच भी गया होगा तो वो मुसल्लह मुजाहमत के काबिल नहीं होगा। मीरबख्श ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, साईं, अगर डीएसपी के गार्ड ने वाकई तारा वगैरह पर फायरिंग की है तो उन्हें भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा होगा। यकीनन पहुंचा होगा, मैंने कहा, और यकीनन नहीं पहुंचा होगा। ये क्या बात हुई? साहिल ने कहा। मैंने विंड स्क्रीन के पार सड़क पर निगाह मरकूज रखते हुए कहा, इस 2 तरफा फायरिंग के बाद तारा और वडेरे का मुहाफिज तो जिंदा पाए गए हैं। जब हम वहां से निकल रहे थे तो तारा के हुक्म पर उस मुहाफिज ने हम पर गोलियां बरसाई थी जो ज्यादातर दूसरी जीप की बाड़ी में लगी थी और हम बाहिफाजत निकल आए थे। इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो वडेरे का हुआ है, बीरबख्श ने मसरूर लहजे में कहा। मैंने कहा, फिलहाल कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, ये भी हो सकता है वो तीनों महफूज रहे हों और डीएसपी का बॉडीगार्ड जिंदगी हार गया हो। साहिल एक झुरझुरी लेकर रह गई। बीरबख्श मानी खेज अंदाज में सारी लाने लगा। साहिल ने कहा, लगता है पुलिस वालों का बुरा वक्त चल रहा है, पे दर पे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके करतूत ही ऐसे हैं, मैंने जहर खुंद लहजे में कहा। इस वक्त मेरे जहन में डीएसपी की हवसनाक गुफ्तगू ताज़ा हो गई थी। वो 169 की आड़ में हमें छोड़ने पर तैयार हो गया था और साथ ही उसने एक कड़ी शर्त भी लगा दी थी। साहिल के बारे में उसके मजमूम अज़ाइम जानकर मेरा दिमाग घूम गया था और उसके बाद ये सारी मारामारी का सिलसिला शुरू हुआ था। मैंने साहिल या मीरबख्श को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, उनके करतूतों पर तो उनके साथ इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। इसमें वक्त का कोई कसूर नहीं, वक्त नहीं इंसान अच्छा या बुरा होता है। मीरबख्श ने चौंकते हुए लहजे में कहा, साईं, हम अकड़ी के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, आगे क्या इरादा है आपका? बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। फिर मैंने पेजेरो को हवा का घोड़ा बनाया हुआ था, इसलिए भी हम बहुत जल्द अकड़ी पहुंचने वाले थे। मैंने मीरबख्श के इस्तफसार का जवाब देते हुए कहा, उमरकोट जाने का तो इरादा नहीं है, फिर किस तरफ जाएं? मैंने पूछा। अकड़ी से किस तरफ की सड़कें निकलती हैं? वो बताने लगा, अकड़ी से बाईं जानिब यानी शुमाल में एक सड़क निकलती है जो पथूरों से होते हुए जिला सांगड़ में दाखिल हो जाती है। मुझे नहीं जाना सांगड़ वांगड़, मैंने आम से लहजे में कहा। वो बोला, और आप उमरकोट भी नहीं जाना चाहते, इसलिए हम अकड़ी से गुजरने के बाद उस सड़क को छोड़ देंगे। ये सड़क सीधी उमरकोट की तरफ जाती है। मैं बुनियादी तौर पर कराची जाना चाहता हूँ, मैंने बदस्तूर ड्राइविंग करते हुए कहा। इस मकसद को ज़हन में रखते हुए रहनुमाई करो। मीरबख्श ने हतमी लहजे में कहा, फिर तो आप गाड़ी को अकड़ी से दाईं जानिब मोड़ लें। कराची जाने के लिए उमरकोट से मीरपुर खास में से गुजरना जरूरी है। एक रास्ता वही शादीपुरी वाला था जिस पर नाका लगा हुआ है। अब हम दूसरे और तीसरे रास्ते को आजमाएंगे। मैंने पूछा, अकड़ी से दाईं जानिब गाड़ी मोड़ने के बाद क्या सूरत हाल होगी? मेरा मतलब है हमारा रूट क्या बनेगा? वैदान साईं, मीरबख्श ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, चंद गज आगे ये सड़क आपको छोड़ना होगी। उसकी बात खत्म होने तक वो चंद गज गुजर गए। हम अकड़ी से गुजरकर उस चौराहे पर आ गए जहाँ 2 सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती थी। मीरबख्श ने कहा, साईं, गाड़ी को सीधे हाथ मोड़ लें। मैंने उसके कहने के मुताबिक पेजेरो को कड़ी से जुनूब की जानिब जाने वाली सड़क पर टर्न कर लिया। मीरबख्श ने बताना शुरू किया, वैदान साईं, सड़क पर सफर करते हुए हम साले बिमरू से गुजरेंगे, फिर मोहम्मद रहीम कलरी से होते हुए सामारू पहुंच जाएंगे। सामारू मीरपुर खास के बहुत नजदीक है। वहां से सीधी सड़क जीमसाबाद मीरपुर खास की तरफ चली जाती है। उसका तफसीली बयान खत्म हुआ तो मैंने पूछा, और तीसरा रास्ता कौन सा है? हम सामारू में रुकने के बाद या वहां से मीरपुर खास में दाखिल होने के बजाय सीधे आगे बढ़ जाएंगे, उसने बताया। कुंदरी और नबीसर से होते हुए तिलमी या नोकोट के मुकाम पर मीरपुर खास पहुंच सकते हैं। मैंने इस्तफसार किया, क्या ये वही नबीसर है जहाँ के एक साहिब हैसियत शख्स काजी सुल्तान की बेटी मुमताज को मंगल नामी डाकू ने अगवा कर रखा है और 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर रहा है? जी साईं, ये वही नबीसर है, मीरबख्श ने तस्दीक की। साहिल ने कहा, ये मंगल सिंह तो बहुत ही मनहूस आदमी है, इसकी वजह से हमें कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है।
अगर हम बखैरियत सफर जारी रखते तो पता नहीं इस वक्त कहाँ होते, जहाँ भी होते खैरियत से होते। मीरबख्श होटल से निकलने के बाद मुझे बता चुका था कि हम हैदराबाद से शालीमार एक्सप्रेस के जरिए कराची जाएंगे। मज़कूरा ट्रेन निस शब के करीब कराची पहुंचती थी और अब तो रात तकरीबन खत्म होने वाली थी। जिस वक्त मैंने बंगले की बलाई मंजिल के कमरे की खिड़की से तारा एंड कंपनी को आते देखा था, उस वक्त DSP के वाल क्लाक में सुबह के 3:30 बजे थे। इस हिसाब से अब लगभग 5 साढ़े 5 बजे का वक्त होगा। इसका मतलब था सुबह होने में ज्यादा देर नहीं बची थी। कुछ देर बाद सूरज तुलू होने वाला था। मैंने साहिल की झुंझुलाहट के जवाब में कहा, अगर हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक सफर करते रहते तो यकीनन इस वक्त कराची में होते। मीरबख्श ने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, साईं एक बात अभी तक मेरे हल्क से नहीं उतरी, मैं जितना सोचता हूँ उलझता चला जाता हूँ। कौन सी बात मीरबख्श? मैंने पूछा। उसने बताया, चलो ये बात तो ज़हन तस्लीम कर सकता है कि होटल के कमरे में तारा को किसी भी तरह होश आ गया होगा और उसने बाहोश होने के बाद वहाँ के लोगों से हमारे बारे में पूछा होगा। जब उसे पता चला होगा कि हम उसकी गाड़ी में उमरकोट से सूफी फकीर की तरफ जाने वाली सड़क पर गए हैं तो वो हमारे ताकुब में निकल खड़ा होगा। मुमकिन आकड़ी से उसे मालूम हुआ हो कि हमारी एम्बुलेंस नुमा गाड़ी शादी की जानिब गई है। चुनाचे वो सीधा शादी पूरी पहुंच गया। फिर वहां लगे हुए नाके से उसे हमारे बारे में बहुत तफसील से बता दिया होगा और थाने वगैरह से होते हुए वो DSP के बंगले तक पहुंच गया था। लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़कर मुझे देखा और कहा, वडीरा अकबर सुमरू तो दोपहर तक अपनी जागीर पर था, मैं उसे उसके बंगले पर छोड़कर आपकी तरफ आया था। वो तारा की मुय्यत में DSP के बंगले पर रात की आखिरी पहर किस तरह पहुंच गया था, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा, जिस तरह तुमने बहुत सी इम्कानी बातों का जिक्र किया है, बिल्कुल उसी तरह ये भी मुमकिन है तारा वडेरा अकबर सुमरू के साथ ही उमरकोट शहर तक पहुंचा हो, लेकिन उसने वहां वडेरे की मौजूदगी को राज में रखा हो। जब तारा हमें घेर घार कर वडेरे तक पहुंचाने में नाकामयाब रहा तो वडेरा उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने होटल पहुंच गया हो। उसके बाद उन दोनों का एक साथ DSP के बंगले पर वार होना कोई अचंभे की बात नहीं रही। मैं एक लम्हा सांस लेने को रुका, फिर बात जारी रखते हुए कहा, वैसे हकीकत क्या है इसके बारे में तो वडेरा अकबर सुमरू और तारा ही बता सकते हैं और उन तक जाने का हमारा कोई इरादा बिल्कुल नहीं। वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो मुझसे बातें करते हुए चौकन्ना नजर से अकब का जायजा भी ले रहा था। खुदा का शुक्र था कि अब तक हमें अपने ताकुब में किसी किस्म की कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। मीरबख्श ने क्लाशनकोव का स्टेप कंधे पर चढ़ा रखा था और उसकी नाल खुली हुई खिड़की से बाहर फोकस थी। उसने सफर के दौरान में एक लम्हे के लिए भी एहतियात का दामन खास से नहीं छोड़ा था। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए उसे मुखातिब किया। उसने जी साईं कहकर मेरी जानिब देखा। मैंने कहा, तुम अब गन को कंधे से उतार कर अपनी गोद में रख लो या फिर गाड़ी के किसी हिस्से में डाल दो। ताकुब में अगर किसी को आना होता तो हमें मुताकिब की अब तक झलक नजर आ जाती। ख्वा मुखा अपने आसाब को दबाव का शिकार ना बनाओ। उसने अपने बाएं बाजू के कंधे से क्लाशनकोव का पटा उतार कर उसे गोद में रख लिया। फिर बोला, ये तो ठीक है, हमारा ताकुब नहीं किया जा रहा, लेकिन किसी वक्त अचानक इस हथियार की जरूरत पेश आ सकती है, इसलिए मैं क्लाशनकोव को अपनी दस्तरस ही में रखूंगा। मैंने कहा, मीरबख्श, हम अभी तक एक नहायत ही अहम काम को भूले हुए हैं। वो क्या साईं? उसने पूछा। मैंने कहा, हमें पहली फुर्सत में पेजेरो की तलाशी लेना चाहिए। क्या आप गाड़ी रोककर ये काम करना चाहते हैं? इस काम के लिए गाड़ी रोकना जरूरी नहीं। मैंने कहा, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तुम गाड़ी का ये हिस्सा अच्छी तरह चेक कर लो और तुम, मैंने अकमनुमा आईने में साहिल को देखते हुए कहा, तुम गाड़ी के पिछले हिस्से की तलाशी लो, अच्छी तरह एक एक कोने खांचे को देखो, कोई चीज तुम्हारी नजर से बचना नहीं चाहिए। वो दोनों मेरी हिदायत पर अमल करते हुए मसरूफ हो गए। 10-15 मिनट की तलाशी के बाद काफी खुश आइंदा खबरें मुझ तक पहुंची। मीरबख्श ने पजेरो के उस हिस्से से एक भारी रकम का सुराग लगा लिया। वो रकम एक खुफिया खाने में छुपाई गई थी। मीरबख्श ने रकम वाली गड्डी मेरी नजर के सामने लहराई और बताया, साईं, ये पूरे 50,000 रुपए हैं। वो 500 रुपए वाले नोटों की एक मुकम्मल गड्डी थी जिस पर बैंक की तस्दीकी मोहर भी लगी हुई थी। गड्डी पर लगी पिन और चिट से जाहिर होता था कि उसमें से एक नोट भी नहीं निकाला गया था। गोया वो मीरबख्श की इतला के मुताबिक वाकई 50,000 रुपए थे। इन हालात में हमें रकम की सख्त जरूरत थी और ये रकम हमारे लिए नेमत से कम ना थी। मीरबख्श ने जोशीले अंदाज में कहा, साईं, मैंने सुन रखा है इस दुनिया में हमारा जो नुकसान होता है वो आखिरत में 70 गुना हमें वापस मिल जाता है। पुलिस वालों ने हमसे लगभग 11,000 रुपए छीने थे, 5 गुना तो हमें इसी जान में मिल गए, बाकी 65 गुना देखेंगे कहाँ मिलते हैं। मीरबख्श, मैंने गंभीर लहजे में कहा, मैं तुम्हारे सूद और ज़िया के फार्मूले पर यकीन नहीं रखता। अल्लाह के यहाँ नवाजने और छीनने का दस्तूर और कुड़िया बहुत अजीब व गरीब है। उसे एस्टिमेट करना हिमाशमा के बस की बात नहीं। मैं नहीं समझता कि रकम हमें उन 11,000 के बदले मिली होगी। हमारी रकम का ज़िया एक सानिया था। इस रकम का उसूल एक इत्तफाक है। बहरहाल ये रकम बड़े मौके पर हमारे हाथ लगी है, इसलिए इसे हसीन इत्तफाक भी कहा जा सकता है। मीरबख्श ने मेरे ख्यालात पर किसी किस्म का एतराज या तनकीद नहीं की। पेजेरो के एक भी हिस्से की तलाशी में साहिल को पेट्रोल के 2 कैन मिले। वो दोनों कैन पेट्रोल से भरे हुए थे। उनके ढक्कनों को बहुत महफूज अंदाज में बंद किया गया था। वो 5-5 लीटर वाले कैन थे। गोया हमारे पास इस वक्त 10 लीटर फीवल इजाफी हैसियत में मौजूद था। ये भी सहराई इलाके में बहुत बड़ी नेमत थी।
पेजरों में कहीं भी कोई हथियार या इसका एमोनेशन नहीं पाया गया था। इस सूरत हाल में हमारे लिए सबसे अहम वो रकम थी जिसकी मदद से हम दीगर एशियाए जरूरत खरीद सकते थे। पुलिस वालों ने तलाशी के नाम पर हमें बिल्कुल खाली कर दिया था। 11,000 रुपए, तारा की पिस्टल, माँ क्लिप, एम्बुलेंस नुमा, ब्लैक एंड रेड गाड़ी, हमारा सफरी बैग वगैरह सब कुछ हमसे छीन लिया गया था। मैंने उमरकोट से मीरपुर खास की जानिब सफर के दौरान में यामी शाह की जीप वाली चाबियां खिड़की से बाहर फेंक दी थी। अगर जामा तलाशी के मराइल में वो चाबियां मेरे पास से बरामद हो जाती तो हमारे लिए मसाइब में मजीद इजाफा हो सकता था। हमारे दरमियान काफी देर तक तारा, वडेरा, अकबर, सोमरू और DSP के बारे में बातें होती रहीं। हमें भी शामदा हालात भी जेर बहस आए। मैंने महसूस किया कि शुरू में तो सोहेल भी इस बातचीत में शामिल रही, लेकिन फिर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। जब मैंने उसे काफी देर तक कुछ बोलते हुए ना सुना तो मुझे तशवीश हुई। मैंने कबनुमा आईने में उसका जायजा लेते हुए पूछा, साहिल क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? उसने फितरी रद्द अमल के तौर पर मुझे देखा। वो दरहकीकत मेरी पुश्त को देख रही थी, लेकिन मैं बैक व्यूमर में उसका चेहरा बाआसानी देख सकता था। मुझे उसकी सूरत पर तकलीफ के आसार नजर आए। पेजरों के अंदर अगरचे बहुत मदम रोशनी थी, तब मैंने साहिल के चेहरे की कैफियत को खुली किताब की तरह पढ़ लिया। वो जवाब देते हुए बोली, कुछ नहीं वैतान, कुछ तो है। मैंने पेजरों की रफ्तार कदरे कम कर दी। ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? वो हिचकिचाहट अमेज लहजे में बोली, बस जरा मेरे पाँव में तकलीफ हो रही है। जरा सी तकलीफ पर चेहरा इस कदर तो नहीं बिगड़ता। क्या हुआ है मेरे चेहरे को? वो बेसाख्ता अपने चेहरे को छूते हुए बोली। मैंने कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम इस वक्त शदीद तकलीफ में हो। टखने में फिर से दर्द जाग उठा है। उसने बताया, बहरहाल फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। इंडिया से पाकिस्तान आते हुए सरहदी सहरा में साहिल, जो उस वक्त तक तनु थी, के पाँव में शदीद मोच आ गई थी। हम भारतीय सरहदी गांव सुई गांव से जब पाकिस्तान के सरहदी गांव में पहुंचे तो पंडित किशोरी लाल के यहाँ ख्याम पंडित ने वेद हकीम को बुलाकर धनु के पाँव का मुआयना करवाया तो पता चला कि उसके दाएं टखने में मोच आ गई थी। वेद ने मालिश के लिए उसे एक मरहम दे दिया था। अज़ां बाद मैंने अपनी चीज की कुव्वत से उसके टखने का दर्द रफा कर दिया। साहिल खुद भी समल को काफी हद तक समझ गई थी, ताम चूंकि उसकी ची की कुव्वत बेदार नहीं हुई थी, इसलिए खातिर ख्वाह नताइज बरामद करना उसके बस की बात ना थी। ये पूरी रात हमने अफरा तफरी भाग दौड़ में गुजारी थी। इस बेआरामी ने साहिल के टखने के दर्द को झुंझोड़ कर जगा दिया। वैसे भी वो मुसलसल हील वाली सैंडल पहने हुई थी। थकन और रत जगह अच्छे अच्छों को पिछाड़ देता है। साहिल तो एक नरमो नाजुक हसीना थी। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम तकलीफ बर्दाश्त करने की बजाय दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या करूं मैं? सबसे पहले तो हीलदार सैंडल को पाँव से जुदा करो, मैंने मशवरा दिया। फिर वही अमल दोहराओ जो तुम नगर पार्कर के थाने के हवालात में पहले भी कर चुकी हो। वो बोली, तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। फिर उसने सैंडल को पाँव से अलहदा करते हुए कहा, मेरे अमल में वो तासीर तो नहीं हो सकती जो तुम्हारे अमल में है। तुम तो चीज ऐसी अजीम शान कुव्वत के मालिक हो। बीरबख्श ने मुझसे कहा, साईं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने पहले भी आप दोनों की जबान से ये दो अल्फाज कई मरतबा सुने हैं। बीरबख्श ने कहा, ची की कुव्वत क्या चीज है? मुझे भी तो उसके बारे में कुछ बताएं। बीरबख्श के सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी था। बीरबख्श मेरा साथी और जानिसार दोस्त बन चुका था। मैंने नहायत ही आसान अल्फाज में उसे इस कुव्वत के बारे में बता दिया। मेरी वजह सुनते ही उसके चेहरे पर हिजान खेज तासरात का मेला सा लगा रहा। जब मैं खामोश हुआ तो उसने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा, साईं आप तो बहुत कमाल के आदमी हो। आपके पास तो बहुत हैरत अंगेज और जबरदस्त कुव्वत है। इसके बलबूते पर तो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जा सकते हैं। मैंने कहा, हाँ है तो, लेकिन मैं इसे इंतहाई जायज और मुस्बत कामों में इस्तेमाल करता हूँ। शोबदाबाजी मुझे पसंद है और ना ही मैंने इसका कभी मुजाहरा किया है। हाँ बहुत अजीम है साईं, वो फरते जज्बात से मगलूब आवाज में बोला। मैंने संजीदा लहजे में कहा, अजीम सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी सब इंसान बराबर हैं। बाज़ औक़ात किसी शख्स की मेहनत उसे दूसरों से मुमताज कर देती है, लेकिन इस बर्तरी के सबब उसे दूसरों से खुद को बड़ा आला व अरफे नहीं समझ लेना चाहिए।